हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक पे हम क्या करने वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स 2024 के 30 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले। ठीक है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हमने आपके मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और अनसॉल्व्ड पेपर से लिए है। ठीक है, तो इन 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। आपका जो पेपर है इन्हीं बहुविकल्पी क्वेश्चंस में से आ जाएगा और आप 10 नंबर जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके फिजिक्स में आते हैं आसानी से कंफर्म कर पाएंगे और अच्छे से उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो एक भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको नहीं छोड़ने हैं ताकि आपका पेपर में आ जाए तो आप कर पाएँ। ठीक है, ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जिनको आज के इस वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको पता है कूलाम का नियम होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है या आप Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला विकल्प है आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तीसरा है न्यूटन प्रति कूलाम या फिर न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो ये विकल्प है दूसरा वो मैच कर रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसलिए हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को, ठीक, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसके नाम है A, B और C। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, 24 ओम वाले प्रतिरोध को 3 बराबर भागों में अगर जब हम तोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, 8 × 24। ठीक है, तो प्रत्येक का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 ओम। 8 ओम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, किन्हीं दो किनारों के बीच हमें प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, R = R1 + R2। ठीक है, R1 और R2 को हम जोड़ देंगे तो हमारा प्रभावी प्रतिरोध आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 + 8, 8 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसका पहले हमने श्रेणी क्रम में निकाला, अब हम इसका समांतर क्रम में निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/16 + 1/8। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16, 1 8 दूनी 16, 3/16, 3/16। तो ये आया 1/r का मान। जब हम r का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/3। ठीक, r का मान कितना आ जाएगा, 16/3। तो क्या हो जाएगा, विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, कि एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को जब तोड़ के हम समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ेंगे तो किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध 16/3 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, क्या न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर जूल प्रति न्यूटन, या न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = F/Q। ठीक, तो ये क्या होती है, F यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो Q यानी आवेश का मात्रक होता है C यानी कूलाम। ठीक, तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम किस में है, न्यूटन प्रति कूलाम आपका विकल्प 3 में है, इसीलिए विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है? ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका क्या न्यूटन प्रति कूलाम है, या फिर वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट मीटर है, या फिर न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है? ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में आघूर्ण वेक्टर पी हो तब द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में आघूर्ण वेक्टर पी हो तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? तो बल आघूर्ण टाउ वेक्टर अगर हम टाउ में निकालें तो क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, जिसका पूरा मान होता है पी ई साइन थीटा, और जब हमारा थीटा 90 डिग्री होता है तो ये क्या आ जाता है, पी ई आ जाता है इसका मान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा पी क्रॉस ई। ठीक है, विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा है? ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा है? क्या जूल प्रति कूलाम वैद्युत विभव का मात्रक है, या फिर कूलाम प्रति जूल वैद्युत विभव का मात्रक है, या जूल इंटू कूलाम, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत विभव का मात्रक है? ठीक है, तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है आपका जूल प्रति कूलाम। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल किस पे निर्भर करता है? किसी भी बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण जो लगने वाला बल है वो किस पे डिपेंड करता है? तो आप जानते हैं किसी भी बिंदु आवेश के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा जो F है, अगर हम इसको क्या करें तो F किसके अनुक्रमानुपाती होगा, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ठीक है, F प्रोपोर्शनल Q अपॉन आर स्क्वायर या 1/r स्क्वायर। तो जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो भैया क्या आएगा, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट आपका नियतांक आ जाता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा जो लगने वाला बल है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V हो, दूरी R हो के साथ परिवर्तन क्या होगा? यदि तीव्रता E = 0 है और वैद्युत क्षेत्र में रखा है और उसका विभव V तथा दूरी R है तो समय के साथ उसमें परिवर्तन क्या होगा? क्या ये जो विभव है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, केवल r के उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या फिर त्रिज्या के केवल त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होगा, या फिर जो VR का मान है, ठीक है, जो विभव और दूरी का मान है वो r पर निर्भर करेगा, जो विभव है वो उसकी दूरी पर डिपेंड करेगा। तो जो भाई जब तीव्रता शून्य होगी, ठीक, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब शून्य होगी तो जो विभव का मान है, विभव आपका V का मान है, दूरी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, ये जो आपका चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, तो धारा I का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि जो हमें I का मान है, ये जो I एम्पियर की धारा है इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ से जा रही है 4 एम्पियर की धारा, यहाँ से जा रही 2 एम्पियर की धारा। जब इस बिंदु पे आके धारा मिली तो 4 2 मान कितना हो गया, 6 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे भी धारा का मान कितना है, 6 एम्पियर। ठीक, तो ये दोनों प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि धारा का मान 6 एम्पियर है। ठीक है, अब भैया 6 एम्पियर की धारा है, 1 एम्पियर इधर चली गई तो 6 में से 1 कम हुआ, 5 एम्पियर की बची। ठीक, 5 एम्पियर की धारा बची, तो ये जो 5 एम्पियर की धारा है, 5 एम्पियर की धारा में 1.3 एम्पियर की धारा इधर चली गई। ठीक, तो इस वाली धारा का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये जो 5.0 एम्पियर है इसमें हम क्या करेंगे, 1.3 अगर हम घटा दें तो क्या होगा, हमारी कुल धारा का मान आ जाएगा। ठीक है, कुल धारा का मान आ जाएगा, तो चलिए घटा लेते हैं, तो आएगा आपका 3.7 एम्पियर। ठीक है, ये जो इस साइड धारा का मान जाएगा वो आएगा 3.7 एम्पियर, और ये विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा कि इस इधर आने पर धारा का मान 3.7 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा,
अगला क्वेश्चन हमारा 10वां है कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, ठीक है। एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, ठीक है। विद्युत वाहक बल ई का मान कितना है? 5 वोल्ट है, ठीक, 5 वोल्ट है। तथा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक जो प्रतिरोध है वो 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, ठीक। एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल ई 5 वोल्ट है तथा वो जिसका आंतरिक प्रतिरोध है वो 2 ओम है, ठीक है, और वो एक बाहरी प्रतिरोध से भी जुड़ी है। तब परिपथ में धारा यदि 0.4 एम्पियर हो, यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर की बह रही हो तो बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा? ये हमें निकालना है कि बैटरी का टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका टर्मिनल विभवांतर निकालेंगे। तो हमें भैया किसका मान पता है? विद्युत वाहक बल का मान पता है 5 प्लस, ठीक, 5 प्लस इसका मान क्या था? विद्युत वाहक बल का मान 5 था। और हम क्या करेंगे, हमें धारा का मान पता है 0.4 एम्पियर, और किसका मान पता है हमें? आर, त्रिज्या का मान भी पता है, ठीक। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 2 ओम, ठीक। तो चलिए निकाल लेते। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा? 5 4 दूनी 8, 0.8, ठीक है। तो ये मान कितना आ जाएगा? 5.8 वोल्ट। कितना मान आ जाएगा? 5.8 वोल्ट, जो कि विकल्प दूसरे में है, इसीलिए हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, ठीक, कि इसका बाह्य प्रतिरोध 5.8 वोल्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। इससे अगर हम इसका मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा मात्रक? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। किसमें है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर विकल्प 1 में है, इसीलिए विकल्प 1 सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1/√μ0 का मात्रक क्या है, ठीक है। 1/√रूट या अंडर रूट कहिए या रूट ऑफ μ0 का मात्रक क्या है, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, या फिर मीटर प्रति सेकंड होगा, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, या फिर फैरेड होगा, ठीक है। तो 1/√μ0 का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होगा, इसीलिए विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 1/√μ0 है वो किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है, ठीक है। C इज इक्वल टू 1/√μ0। अगर हमें C की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया? हमने इसका मान निकाल लिया, ठीक है। इसमें भी जस्ट वही बोला जा रहा है, इसमें भी जस्ट वही बोला जा रहा है। क्या किया है? बस ये रूट हटा के क्या कर दिया है? एक इसकी घात लगा दी है -1/2। अगर हम क्या करेंगे, हम अगर इसके पद में निकालें, प्रकाश की चाल के पद में निकालें तो मात्रक क्या हो जाएगा? तब इसका मात्रक हो जाएगा 3 × 10⁻10, ठीक। ये जो मात्रक है ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि क्या था? अभी मीटर था, अब अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है, मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 लग जाएगी, ठीक। यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे मीटर था, ठीक। तो पावर भी बढ़ जाएगी 2, तो क्या हो जाएगी? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? अगला हमारा क्वेश्चन है किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? जब कोई कण, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, जब कोई कण क्या करता है? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, ठीक है। जब क्षेत्र के लंबवत दिशा में कोई कण प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होता है? बार बार क्षेत्र की लंबवत दिशा में घूमेगा तो उसका पथ कैसा हो जाता है? उसका पथ हो जाता है वृत्ताकार। इसका पथ कैसा हो जाता है? वृत्ताकार। इसीलिए विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा।
अगला क्वेश्चन हमारा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। विकल्प देख सकते हैं आप, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर हेनरी। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आपका होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसीलिए विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर v है से गतिमान आवेश q के एक कण पर, ठीक है, ये उल्टा हो गया है, एक कण पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है F = QVB। क्या होता है? F = QVB। अगर हम क्या करें, हम इसको क्या करें, वेक्टर फॉर्म में चेंज करें। ठीक, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा होता है, और जब क्या होता है, लंबवत होता है तो थीटा 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री में हम एक रख देते तो आता है फॉर्मूला QVB। ठीक, और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में करें तो हम क्या करेंगे, Q को हम कर लेंगे बाहर, और ये क्या बन जाएगा, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ठीक, ये ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा किससे मैच कर रहा है, देख सकते हैं आप, फॉर्मूला हमारा Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B से मैच कर रहा है, इसीलिए हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा = क्षैतिज घटक बटे ऊर्ध्वाधर घटक। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर हमें क्या करना है, नति कोण का मान ज्ञात करना है। नति कोण क्या होता है, नति कोण ये जो थीटा है इसका जो मान आता है इसके मान का आधा होता है नति कोण। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक है दोनों के मान सेम हो जाते हैं। या तो आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए दोनों मान ऊर्ध्वाधर हो गए, या फिर दोनों मान क्या हो गए, क्षैतिज हो गए। ठीक है, तो अगर हम इनको काट दें तो यहाँ पे मान आएगा 1। ठीक है, tan 1 का मान किसका होता है, tan थीटा में 1 का मान किसका होता है, tan 90 डिग्री का। ठीक है, tan 90 डिग्री का, तो थीटा कितना आएगा, थीटा 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री का जो आधा होगा वो हो जाएगा tan 45। इसीलिए नति कोण का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। विकल्प आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, जो लेंज का नियम है कि वह जो ऊर्जा है उस सदैव उसी कारण का विरोध करती है वो जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज का नियम होता है वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है, ये लेंज का नियम होता है। ठीक है, तो लेंज का नियम किस नियम के संरक्षण के अनुरूप कार्य करता है, या उस मतलब उस पर कौन सा नियम लगता है। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। इसमें किसका नियम लगता है, ऊर्जा संरक्षण का, क्योंकि जो ऊर्जा है सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती, इसीलिए विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता कैसे चलता है। ठीक है, जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा का पता किसके नियम द्वारा चलता है। क्या लेंज के नियम के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा का मान पता लगाया जा सकता है, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, या फिर बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा, या फिर एम्पियर के परिपथी नियम के द्वारा। तो क्या होगा, जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता है वो ना तो बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा पता चलेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ना ही एम्पियर के परिपथी नियम द्वारा इसका पता चलेगा, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तो बल और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो धारा की वैद्युत धारा की दिशा किसके नियम द्वारा देखी जाती है, लेंज के नियम के द्वारा, इसीलिए विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है L/R की विमा होगी, जहाँ पे L क्या है, L है प्रेरकत्व, और R क्या है, R हमारा है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, तो L/R की विमा क्या होगी। ठीक है, तो L/R की विमा क्या होती है, T होती है। ठीक है, L/R की विमा आपकी T होती है। तो अगर हम निकालें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, T की पावर 1। ठीक है, T की पावर 1, तो देख सकते हैं आप भैया T की पावर 1 कब होगा, जब क्या होगा, m 0 होगा, L भी 0 होगा, तब तो T की पावर 1 होगी। तो ये किस पे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है विकल्प नंबर 1 पे, तो इसीलिए विकल्प नहीं, ये विकल्प इसमें इन्वर्स लगा है। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है विकल्प नंबर 3 में, इसीलिए विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है प्रेरकत्व एल का मात्रक क्या है। प्रेरकत्व एल का मात्रक क्या होता है। ओम सेकंड, ओम प्रति सेकंड, सेकंड प्रति ओम या 1/ओम सेकंड। ठीक है, तो प्रेरकत्व एल का मात्रक ओम सेकंड होता है। क्या होता है। प्रेरकत्व एल का मात्रक ओम सेकंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, जब अनुनाद की स्थिति में हो तो LCR परिपथ की आवृत्ति क्या हो जाएगी। क्या 2/√LC होगी या 1/2π√LC होगी या 1/2π√1/LC होगी या 2π√1/LC होगी। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में होता है आपका 1/2π√1/LC। ये क्या होती है। LCR परिपथ की आवृत्ति होती है, इसीलिए विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। अब बात आती हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में ये आपका आता ही आता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है ये हमें बताना है। तो विकल्प देख लीजिए, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है या फिर अनुदैर्ध्य होती है या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ। ठीक है, तो इसीलिए हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। कौन सी ऐसी तरंग है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। क्या गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है या फिर अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है या फिर एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है या फिर बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो जैसा कि हम बता दें, एक्स किरणों में गामा किरणों का भी है यूज़, अवरक्त किरणें भी यूज़ होती हैं, एक्स किरणें तो है ही हैं। ठीक है, और बीटा किरणें, ठीक है, बीटा किरणों का यूज़ विद्युत चुम्बकीय तरंगों में नहीं होता है, इसीलिए विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्या स्थिर आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है या फिर त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है या फिर नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है या फिर आवेशहीन कण द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो जैसा कि हम बता दें, अगर हम त्वरित आवेश यूज कर लें, ठीक है, अगर हम किसी पथ में त्वरित आवेश क्या करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उसमें से उत्पन्न होने लगती हैं, इसीलिए विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई तरंग किसी भी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो उस तरंग का क्या परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति नहीं बदलती, कि तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती, कि वेग नहीं बदलता है, कि आयाम नहीं बदलता है। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो सब कुछ बदल जाएगा, उसका वेग में भी परिवर्तन होगा, तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा, आवृत्ति भी बदलेगी, लेकिन एक ऐसी चीज है आयाम जो कि नहीं बदलेगा, इसीलिए विकल्प 4 आयाम सही हो जाएगा। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 27वां, वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुम्बकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होगी। अगर वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुम्बकीय वेक्टर हो, तब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के जो संचरण की दिशा है वो किसके अनुदिश होगी। क्या वैद्युत क्षेत्र ई के अनुदिश होगी या फिर चुम्बकीय क्षेत्र वेक्टर बी के अनुदिश होगी या फिर दोनों के डॉट वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के डॉट के अनुदिश होगी या फिर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और वेक्टर बी के क्रॉस के अनुदिश होगी। ठीक है, तो जब वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा वैद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों की ओर हो तब क्या होगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी इसके अनुदिश होगी वैद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा। ठीक है, विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम यदि 5 वोल्ट हो। ठीक है, किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर हो तो चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमें बताना है कि चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C = E0 B0। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हमें पता है 5 वोल्ट है, हमें क्या नहीं पता, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं पता। और C यानी प्रकाश की चाल, ये तो हमें पता है 3 × 10⁸। ठीक है, प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁸। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र इधर चला जाएगा तो क्या होगा, इसका मान इधर आ जाएगा। ठीक है, तो B0 = क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे 5। ठीक है, 3 × 10⁸ बटे 5 हो जाएगा। तो मान क्या निकल के आएगा, ठीक है, B0 का मान निकल के आएगा 1.67 × 10⁻8 टेस्ला। क्या निकल के आएगा, 1.67 × 10⁻8 टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 29वां है, वैद्युतशीलता ε0 तथा चुंबकशीलता μ0 के माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होता है। विद्युतशीलता ε0 तथा चुंबकशीलता μ0 के माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होता है। क्या √μ0 होता है, या 1/√μ0 होता है, या √μ0 होता है, या √μ0 विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, 1/μ0 ε0, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जिसमें मैच कर रहा है वही होगा तरंग का वेग। ठीक है, तो विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब हमारा सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग कौन सी होती है। सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है। क्या पराबैंगनी तरंगे सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग हैं, या फिर दृश्य प्रकाश तरंगे सबसे अधिक आवृत्ति व्यक्त करती हैं, या फिर गामा तरंगे, या फिर रेडियो तरंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो हमारी गामा तरंगे हैं, ठीक है, वो सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है। ठीक है, जो गामा किरणें होती हैं वो सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग होती हैं, इसीलिए विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्लास 12 फिजिक्स 2024 के 30 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इन प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो 1 नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।